हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिर से फंक्शन का ऑलरेडी 3 लेक्चर बन चुका है, जिसमें हम लोग स्टडी किए थे फंक्शन का 2 ठो डिफिनेशन और फंक्शन का इंट्रोडक्शन, फंक्शन की हिस्ट्री। अगर आप इसके बाद हम लोग पढ़े थे फंक्शन पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है, तब आपसे अच्छे से फंक्शन का प्रॉब्लम हो पाएगी। वो बेसिक बातें जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, वेरिएबल और कांस्टेंट। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटरवल, सेट, ग्राफ, इनइक्वालिटीज। इतनी चीज़ें, इतने टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर रखे हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, तब जाके देखकर अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब आपको फंक्शन एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये प्रेफर्ड करें कि मैथ अगर आपको समझनी है, मैथ आपको सीखना है, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें। और प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा तो ये लेक्चर काफ़ी कंफर्टेबली आपको एकदम क्लियरली समझ में आएंगे। तो अपेक्षा करते हैं कि आप लोग पीछे वाला लेक्चर देख के आएंगे, और देख लिए हैं और देख के जो लोग नहीं देखे वो देख के आएंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही मैं बता रखा हूँ कि जो फंक्शन हम लोग 3 डिफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें से पहला डिफिनेशन क्या था, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये पहला डिफिनेशन हम लोग दिए थे, जो सबसे सिंपलेस्ट था। फिर दूसरा डिफिनेशन हम लोग देखे थे कि फंक्शन इज अ मशीन विच टेक्स सम इनपुट एंड गिव्स सम आउटपुट रिगार्डिंग द इनपुट। ये 2 डिफिनेशन देखे थे और बताए थे कि बुक का डिफिनेशन जनरली सब शुरू कर देते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट समझने में दिक्कत होता है। तो हम लोग आज तीसरा डिफिनेशन बुक का करेंगे। पीछे हम लोग सारे कंसेप्ट क्लियर है, हम ऐसा मान के चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम चलिए शुरू करते हैं बुक का डिफिनेशन। चलिए आते हैं, देखते हैं बुक का जो डिफिनेशन है जनरली, ये जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है फंक्शन का, उसको स्टडी करते हैं। फंक्शन if let a and b are two finite set, let a and b are two finite sets, let a and b are two finite sets, ठीक है। then relation between set A to B is said to be function if every element of set A is for every element of set A, यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। for every element of set A is there is only one element in set B। ओके, ये डिफिनेशन एक्चुअल में फंक्शन का। ये क्या कह रहा है हम आपको क्लियरली समझाते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो यहां पर आपको कुछ बातें समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, अब इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात आपको हम बताए थे कि फंक्शन एक मशीन होता है।
फंक्शन एक मशीन होता है और इस मशीन में कुछ हम लोग इनपुट देते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। और इसमें ये y बराबर एफ एक्स मशीन होता था, ठीक है। तो हम लोग क्या कहें, इसमें 1 डालते थे तो अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर तो उसके रिगार्डिंग 1 मिलता था, 2 डालते थे 2 मिलता था, तो इनपुट डालते थे आउटपुट। तो इस जो इनपुट डाल रहे हैं उसका सेट बनाए और आउटपुट आ रहा है उसकी सेट बनाए, तो उसके बीच 2 सेट बनाने के साथ अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ से हमको एक फंक्शन मिलता है। तो इसको और भी इलोबरेट करके और भी अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं। चलिए देखते हैं अभी और भी। पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं अच्छे से, फिर एक एक करके डील करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर सारी बातें पता चल सके। सेट बी एंड इट कैन बी रिटन एज, ये होने के बाद इट कैन बी रिटन एज, उसको लिखते हैं कैसे, इट कैन बी रिटन एज if such that a tends to b, such that a tends to b, ये इस तरीके से लिखा जाता है। और हम लोग जनरली और y बराबर एफ एक्स इस तरीके से भी यूज करते हैं, where x belongs to set A and y belongs to set B। जो x एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करता है, y सेट B से बिलोंग करता है। तो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, फंक्शन इस तरीके से लिख के फिर दिया रहेगा, और कहीं कहीं डायरेक्ट y बराबर एफ एक्स डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है। क्लियर? ये 2 तरीके से आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करके दिया हुआ रहता है। कहीं पे डायरेक्ट y बराबर एफ एक्स फंक्शन के रूप में दिया रहेगा, कहीं पे f सच दैट a टेंड्स टू बी फिर फंक्शन के रूप में लिखा हुआ रहेगा। तो ये 2 तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ऑल द ये बोला क्या गया है इसमें, सो समझिए। a और b अगर 2 फाइनाइट सेट हो, फाइनाइट सेट के मतलब मैं आपको समझा रखे कि जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो। 2 तरह के सेट होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट, दोनों डिस्कस किया हुआ पीछे। तो फाइनाइट वैसे तो जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो, 2 ऐसे फाइनाइट सेट दोनों के बीच एक रिलेशन, दोनों के बीच इनपुट और आउटपुट का, दोनों के बीच एक रिलेशन, वह कब फंक्शन कहलाएगा, जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, मतलब जितना भी एलिमेंट है उसके लिए सेट बी में केवल एक और एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो ए और बी के जो सेट का जो रिलेशन है वह कहलाता है फंक्शन। इसको थोड़ा सा और आसानी, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं कैसे, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और y बराबर एफ एक्स, जहां अगर इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, जहां x a से बिलोंग कर रहा है या x a सेट से बिलोंग कर रहा है, y b सेट से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसी बात को इसमें देखिए एक चीज अभी और देख लेते हैं हम लोग कि ये वाला जो ए जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इस वाले जो बी वाले सेट होता है उसको बोला जाता है कोडोमेन। इन्हीं बातों को जरा हम मैपिंग एक डायग्राम से समझते हैं, जिस डायग्राम का नाम दिया जाता है मैपिंग डायग्राम। इन्हीं बातों को हम लोग डायग्रामिक स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं, जिसको बुलाता है मैपिंग डायग्राम। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं मैपिंग डायग्राम। लेट्स, यहाँ पर हमारा एक सेट ए है, यहाँ हम लोग एक सेट ए लेते हैं, और एक सेट हमारा यहाँ पे सेट बी है। सपोज ये है सेट बी, ठीक, ए और बी। सेट ए में एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 एंड बी में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक, इस तरीके से हमारे पास अगर एलिमेंट हो, ठीक है। ए में देख लीजिए 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट है, बी सेट में कुछ फाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी फाइनाइट एलिमेंट, 2 फाइनाइट सेट है।
अब देखिए कह रहा है, अब इसी चीज को डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम का नाम है मैपिंग डायग्राम। इस डायग्राम का नाम है मैपिंग डायग्राम। अब देखिए क्या करते हैं, मैप करते हैं एक दूसरे से रिलेट। ये हमारा डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये है हमारा डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। और ये दोनों बात को कोडोमेन, डोमेन, रेंज, इन तीनों चीज को आगे हम क्लियर करते हैं, उसकी चिंता भी ना करें। तो जो इनपुट सेक्शन होता है उसको डोमेन कहते हैं और जिसमें आउटपुट मिल सकता है, देखिए फिर से बात समझिए, हम कह रहे हैं जो आउटपुट मिल सकता है वो नहीं, जिसमें आउटपुट मिलता है वह होता है कोडोमेन। अब जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। वो चीज क्लियर अभी कर रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियर करते हैं। जिसमें आउटपुट मिलता है वो डोमेन, सॉरी जो इनपुट देते हैं वो डोमेन, जो आउटपुट मिलता है, सॉरी जिसमें आउटपुट मिलता है उसको कोडोमेन, जो आउटपुट मिलता है उसको रेंज। अब देखिए इसके अनुसार क्या हुआ कि ये जो डोमेन का एलिमेंट यानी सेट ए का एलिमेंट, अगर प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक और केवल एक से ही जुड़ा होना चाहिए, सॉरी एग्जैक्टली सेट ए के एलिमेंट के लिए प्रत्येक बी के जो एलिमेंट होगा उसमें एक और केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। एक एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट सेट बी में नहीं होना चाहिए। क्लियर, इसको समझते हैं। जैसे यहां से एरो डायग्राम से इस तरह समझते, 1 पे के रिगार्डिंग कुछ वैल्यू आया होगा ए, ऐसा मानते हैं। बी के रिगार्ड 2 के रिगार्डिंग डी, 3 के रिगार्डिंग कुछ सी वैल्यू आया और 4 के रिगार्डिंग लेट्स ई आया और 2 के रिगार्डिंग, अब इस तरीके से हमारे पास ये इनपुट आ गया। अब इस 3 के रिगार्डिंग भी, अब यहां तक हमें एक चीज क्लियर हो गया। 1 मिनट रुक दी, देख लीजिए इसको। 1 से ए आया, 2 से डी आया, 3 से बी आया और 4 से सी आया। अब यहां देखिए ये इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए वहां पर एक और केवल एक ही इनपुट से वो जुड़ा हुआ है, सॉरी आउटपुट से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके लिए एक और एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तब हम क्या कहेंगे इसी बात को, तब हम कहेंगे कि जो ए और बी में जो रिलेशन है, देखिए फिर से ए और बी में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे फंक्शन। देन इस दोनों में जो ये एफ जो रिलेशन है, देन अगर ऐसा होता है तो देन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए और बी के बीच रिलेशन है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको एकदम क्लियर करनी है, ढेर सारी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर करनी है। अब देखिए क्या क्या क्लियर करनी है, बात इसी में पूरी इस फंक्शन की समराइज्ड है जिसको हमको एक एक करके क्लियर करनी है। देखिए ध्यान से सुनते जाइए, इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम, ठीक है। देखिए बात को क्लियर करते हैं हम लोग यहाँ एक एक करके। देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब बात ये आती है कि चलिए सर आप तो बोले कि एक सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए वहाँ एग्जिस्ट करने वाले यहाँ पर मैक्सिमम एक वैल्यू है, मतलब सेट देखिए देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट 1 वैल्यूज इन बी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए सेट ए में जो हमारे पास एलिमेंट है, ऐसा ये हो सकता है कि 2 पर डी आया और 3 यानी जो आपका 3 है उस 3 के लिए 3 पर आपकी 2 पर कितना आया 3। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि एक और इनपुट ले लीजिए, फिर आपको हम क्लियर करके दिखाते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। एक इनपुट और इसमें डालते हैं, 2 इनपुट, देखिए ध्यान से, 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल है। देखिए फिर से समझिए, ये सही है, इससे पहले भी सही था, ये एक इनपुट और बढ़ाने के बाद जो किया ये भी सही है।
यहाँ ये संभव है कि सेट ए के 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट के लिए एक आउटपुट मिले, मतलब कि ए 2 एलिमेंट सेट ए बी के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक। लेकिन ये जरा सा इसको इरेज कर ले, जरा सा देखिए इधर, इसी बात को एकदम क्लियर कर लेना है। देखिए यहीं पे पूरा फंक्शन आके देखिए, अब देखिए क्या होगा, लेट्स कहां कहां फंक्शन नहीं हो पाएगा। सो देखिए सेट ए है और सेट बी है। अब इसमें कुछ एलिमेंट है 1 7 3 4, इस बी में कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं P Q R S T U। इस तरीके से मान लीजिए कि ऐसा कुछ, ये रिलेशनशिप देखिए, 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट, सही है भाई। अच्छा, ये इनपुट इससे, ये इनपुट इससे। देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, आपको 2 बातें एकदम क्लियर याद रखनी है। 2 बातें एकदम क्लियर क्या याद रखनी है? सो देखिए, पहली बात ये आपको याद रखनी है, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इधर से यानी सेट ए से रे निकला हुआ होना चाहिए, प्रत्येक से निकला हुआ होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट से ये फिक्स है कि प्रत्येक एलिमेंट से रे निकला हुआ होना चाहिए, पहली बात। तो देख रहे हैं, अरे सबसे रे निकला हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर के 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट उधर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। लेकिन उधर का 2 एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। अगर फंक्शन डिफाइन करनी है मैपिंग के थ्रू, हम लोग इसको समझते हैं। लेट ए है और ये ए बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 1 7 3 4 और P Q R S T U। अगर ऐसा कर दे, गौर से देखिए इस फिगर को, ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन में। एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट, ये रिलेशन के लिए सही हो सकता है पर फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन के लिए सही हो सकता है कि इसका आपस में रिलेशन है, बट फंक्शन में ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके ए और बी के बीच कोई फंक्शन नहीं, ऐसा रिलेशन जो है वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। इधर आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब देखिए बात करते क्या है कि कहना है कि सर क्या इसमें कुछ खाली रह सकता है? इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक। इसको डोमेन और इसको कोडोमेन। ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन नहीं होगा। कारण क्या? देखिए सबसे बड़ी बात, जरा रियल लाइफ से इसको समझिए। हम आपको पहले बोले कि रियल लाइफ से आपको ज़्यादा क्लियर होता है कोई भी बात, इसलिए रियल लाइफ का यूज करते हैं हम लोग। 2 बेटा, ये बाप का लिस्ट है, ये बेटा का लिस्ट है, ठीक है। 2 बेटा 3 बेटा का एक बाप हो सकता है, क्लियर। एक बाप का 2 बेटा या 3 बेटा नहीं, 1 2 बेटा 3 बेटा का एक बाप हो सकता है, पॉसिबल है, एग्जैक्टली ऐसा संभव है, ये हो सकता है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बेटा का 2 बाप हो? नहीं। एक बेटा का 2 बाप हो सकता है क्या? नहीं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ऐसा पॉसिबल रिलेशन यहां फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये रिलेशन मतलब एक बेटा का 2 बाप, मेरे 2 पापा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये साथ नहीं बोल सकता मेरे 2 पापा। क्या नहीं बोल सकता? मेरे 2 पापा साथ नहीं बोल सकता, ये पॉसिबल नहीं है, यह रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन राम श्याम दोनों बोल सकता है कि पी मेरा पापा, दोनों के लिए एक पापा। ऐसा 2 बेटा 3 बेटा का एक पापा हो सकता है। तो ध्यान में रखना है कि 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है, और लेकिन एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। क्लियर? कि मतलब 2-3 बेटा का एक बाप हो सकता है, एक बेटा का 2 या 3 बाप नहीं हो सकता है। क्लियर?
तो इस तरीके से आप याद रखोगे इस चीज को, एकदम क्लियर रहेगा ये। अब इसमें भी और सारी ढेर सारी बातें जो हमको समराइज करके रखना है, ठीक है। तो ये कहलाएगा फंक्शन, ये आपका फंक्शन होगा, यह फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है यह फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन है, ए और बी के बीच का जो रिलेशन वो फंक्शन कहलाएगा, और यह फंक्शन नहीं होगा। अब चलिए इससे आगे और बात करें, इसमें और भी ढेर सारी चीज। ये फर्स्ट सेट जो होगा हमारा डोमेन होगा, उससे प्रत्येक से रे निकली हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, देखिए अगर ऐसा होता है, अभी हम लोग आपको मैपिंग में ही समझाते चल रहे हैं कि कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा, आप लोग साथ साथ हमें पहचानिए, ठीक है। अब देखिए एक सेट और हम लोग बनाते हैं, एक सेट और बनाते हैं। लेट्स दिस इज सेट ए एंड सेट बी। अब आपको बतानी है 1 7 3 4 और PQRSTU, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को और बताइए कि क्या यह फंक्शन है या नहीं। देखिए एक एक करके, पहला ऐसा फंक्शन है, ऐसा होगा फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है दोनों। तीसरा, क्या रियल लाइफ में आपको फिर से एक रियल लाइफ में लेते हैं, क्या रियल लाइफ में यह पॉसिबल है दोस्त कि ऐसा बेटा जिसका कोई बाप ही ना हो? अगर बेटा है तो उसका कोई ना कोई बाप होगा, है ना। बेटा है तो उसका कोई ना कोई बाप होगा। तो ये रिलेशन मतलब इसको किसी न किसी से सेट बी से जुड़ के रहना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले ही बोले हैं कि प्रत्येक से एरो निकलना जरूरी है सेट ए से। क्यों? जो बेटा अगर होगा तो उसका बाप एग्जिस्ट करेगा, चाहे जो भी बाप हो। तो ये संभव है क्या? नहीं भाई, कि बिना बेटा हो उसका कोई बाप ना हो। तो आपको इसलिए भी ध्यान रखना है कि इस सेट के जितना भी एलिमेंट है, सब जितना भी एलिमेंट होगा सब जुड़ा हुआ होगा किसी न किसी से, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये भी सेट, ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका कोई बाप ना हो। क्लियर? ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो अभी आपको क्लियर हो रहा है कि फंक्शन होगा नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए दोस्त, अब बात आती है ये कि इसमें आप देख रहे थे, देखिए कि अब ये तीनों आप पहचान लोगे आपकी कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा। जरा सा एक दो बात और क्लियर कर ले हम लोग। नॉट फंक्शन, सॉरी यहां पे लिख लीजिए नॉट फंक्शन, इसमें खाली नहीं रह सकता। तो क्या इसमें खाली हो सकता है? एग्जैक्टली देखिए ध्यान से सुनिए, अभी बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीजें अभी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होगा। अभी आपको फंक्शन पहचानने आ गया, इसमें खाली रह सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एक बेटा का दो बाप न हो। क्लियर? और बिना बाप का कोई बेटा न हो, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को नोट करते चलो। हम एक सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करते चलते हैं, एक नोटबुक बनाते चलो अच्छे से, ताकि आप रिवाइज कर सको लास्ट टाइम में अच्छे तरीके से। चलिए अब देखते हैं इसी चीज को, अब आपको हम समझाते हैं इसमें आगे। अभी आपको समझ में हो गया कि कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा, किस सेट ए और बी के किस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन। अब इसमें एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं। देखिए ये फंक्शन है, क्लियर? इसमें इसको बोलते हैं, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट जो आ रहा है, उस आउटपुट को हम लोग बोलते हैं इमेज। इसको क्या बोलते हैं? ये है इमेज। और इस आउटपुट के लिए जो इनपुट आया, उस इनपुट को बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ये हो गया इमेज और इसका ये हो गया प्री इमेज। ये हो गया इमेज, ये इसका प्री इमेज, ये इमेज इसका प्री इमेज। ठीक है, तो जो इनपुट होता है वो प्री इमेज और जो आउटपुट होता है वो इमेज।
क्लियर। तो इसका एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जो आउटपुट आता है उसको इमेज के नाम से जानते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो इनपुट होता है उसको प्री इमेज बोलते हैं। तो ये वर्ड भी आपको बराबर यूज में आएंगे, तो इसलिए याद करिए इमेज और प्री इमेज। क्लियर। अब चलिए इससे आगे कुछ डिस्कस कर लिया जाए। आते हैं हम लोग आगे। दोस्त फंक्शन क्या है? फंक्शन ए और लेट ए और बी एक दो सेट हो, दोनों के बीच एक ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी इनपुट सेट ए के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट ओनली वन आउटपुट इन, किसमें? ओनली वन आउटपुट इन सेट बी। ओके, अब चलिए बात करते हैं हम लोग आगे यहां से अगला कि भाई डोमेन क्या होता है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज। लेट y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन लेते हैं, और इसके रिगार्डिंग कुछ हम लोग मैपिंग के थ्रू समझते हैं इसी चीज को। देखिए हमारे पास है एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है, सेट बी। ओके, अब देखिए इसमें इनपुट मान लीजिए 1 डालेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 1। इनपुट 2 डालेंगे आउटपुट क्या आएगा? 4। इनपुट -2 डालेंगे आउटपुट क्या आएगा? 4। लेकिन आपको पता है कि सेट में, हमारा सेट में जैसे सेट आपको पढ़ा है रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखाता, तो ये एक ही बार लिखाएगा, 2 बार 4 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट यहाँ अलाउड नहीं करता है डाटा का रिपीटेशन। 4 4 2 बार नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? सेट अलाउड नहीं करता है रिपीटिंग डाटा, डिस्टिंक्ट डाटा लिखा आता है सेट में अलग अलग, तो एक ही बार लिखेंगे। अच्छा 3 तो समथिंग आएगा 9 और 4 16 5 समथिंग 5 आ जाएगा आपका 25 लाइक दिस एंड 36 लाइक दिस। ओके, इसमें और भी ढेर सारे आएंगे, ठीक। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, इस सेट को क्या बोला जाता है? ये नाम है इसका क्या, देखिए रेड कलर से लिख रहे हैं, डोमेन। और इसका क्या नाम है? इसको, इस सेट के बोलते हैं कोडोमेन। अब गौर से देखिए, जरा सा मैपिंग कीजिए। 1 पर क्या आया? इन आउटपुट क्या आया? 1। 1 पे क्या आया? आउटपुट आया 1। 2 पे क्या आया? 2 पे 4। अच्छा 2 - 2 पे क्या आया? 4। 2 बेटा का एक बाप पॉसिबल है भाई। अच्छा 3 पे क्या आया? 9। अब देखिए जितने भी डोमेन है सारे लिंक्ड हो गए, सबसे निकल चुका है, ठीक है। जो हमारे पास इनपुट था उसके रिगार्डिंग हमको आउटपुट मिल गया। तो इसको देख के अगर हम ये बोले कि बताइए इसका डोमेन क्या है, इस मैपिंग डायग्राम में डोमेन क्या है? मैपिंग डायग्राम में डोमेन क्या हो जाएगा दोस्त? डोमेन बताओ क्या हो जाएगा? 1 -2 2 2 -2 3, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा दोस्त? रेंज हो जाएगा आपका 1 4 9। और कोडोमेन आपका ये सारा, कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा? सारा। तो देखिए डोमेन जो होता है वो इनपुट होता है, क्लियर। जो भी इनपुट लेंगे वो क्या होगा? डोमेन। इनपुट के रिगार्डिंग जो आउटपुट आएगा वो होगा रेंज। इनपुट के रिगार्डिंग जो आउटपुट आएगा वो होगा रेंज, जो इनपुट के रिगार्डिंग। बाकी सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी, वह सारे कहलाएंगे कोडोमेन। फिर से सुनिए, इनपुट जो देंगे, बात यहीं पे, इनपुट जो भी इनपुट होगा, इसमें और भी रहता है जितने भी, खाली सब जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि बिना बाप का कोई बेटा
नहीं हो सकता। तो सब जुड़ा हुआ, तो जितने भी इनपुट रहेगा सब होगा डोमेन, उसके रिगार्डिंग जो आउटपुट आएगा, जो इनपुट देंगे उसके रिगार्डिंग, वो सब होगा क्या, रेंज। और कोडोम यानी सेट बी में जितना सारा भी रहेगा एलिमेंट जो भी, वो सारा क्या कहलाएगा, वो सारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। क्लियर है ये? इतना चीज होने के बाद हम लोग समझ गए डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये बात क्लियर होगी। अब बात आती है क्या सर कोडोमेन और रेंज बराबर हो सकती है क्या? क्या दो कोडोमेन और रेंज, इसमें तो रेंज। तो अब मान लीजिए कि यहां पे अगर हम इतना ही डाटा इसमें रखते सेट में, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो इस समय कोडोमेन भी यही होगा और रेंज भी यही होगा। ज्यादा रहेगा तो कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन बड़ा होगा, रेंज छोटा होगा। तो हमें मैथमेटिक्स की भाषा में एक चीज कह सकते हैं रेंज के बारे में, कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट का सिंबल याद है आप लोग को? रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। क्लियर है क्या? रेंज सबसेट भी होता है कोडोमेन का। अब ये बात आ रही है कि सर ये कोडोमेन और रेंज कुछ पाला नहीं पड़ रहा है। देखिए आप कितना खा सकते हैं वह कैपेसिटी हो गया कोडोमेन, आप कितना खाए वह हुआ रेंज। मतलब कितना इनपुट यहां पे अवेलेबल कितना है वह कोडोमेन, उसमें से कितना आउटपुट इनपुट पर आया उसमें से वह होगा रेंज। क्लियर? मतलब वो उसका पार्ट होगा, टुकड़ा होगा। कभी कभी बराबर, जितना आपकी कैपेसिटी उतना खा लेते हो तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर अगर हो गया तो उस केस में कोडोमेन रेंज बराबर होगा। अगर इसमें ज्यादा है, इसमें से जितना इनपुट दिए उसके रिगार्डिंग आउटपुट होगा, वो हुआ हमारा रेंज। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है ये बात समझ? तो यहां हम लोग देखें क्या कि ये इमेज और ये प्री इमेज, ये इमेज और ये प्री इमेज, ये इमेज और ये प्री इमेज। क्लियर? तो आपको इमेज और प्री इमेज क्लियर है, आपको डोमेन क्लियर है, आपको कोडोमेन क्लियर है, आपको रेंज क्लियर है। ये तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना, हम फिर बताएंगे वहां पे। देखिए यहाँ पे अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप कुछ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शन यूजिंग मैपिंग टेस्ट। ये आप लोग के लिए, आप लोग जल्दी से करना स्टार्ट करो और बताओ कि इसका क्या आंसर आ रहा है। देखिए बताओ कि कौन इसमें से फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। क्लियर? कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। आप आइडेंटिफाई द फंक्शन यूजिंग मैपिंग टेस्ट। तो चलिए हम लोग साथ साथ भी डिस्कस कर ले इसको। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए अब क्या इसमें क्या क्या आएगा हम लोग का आउटपुट। देखिए तो आप पहला देखिए, क्या सारा इनपुट जुड़ा हुआ है सेट बी से सेट ए का? हाँ भाई जुड़ा हुआ है, मतलब यहां तक तो ठीक है। पहले स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। क्या प्रत्येक इनपुट के लिए, देखो ध्यान से सुनो, आउटपुट का कोई दो, देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, जो आपको बताए हैं कि 2 बेटा 3 बेटा का एक बाप हो सकता है, बट 1 बेटा का 2 बाप नहीं हो सकता। उसी को बोलते हैं कि यहाँ पे एक मैथमेटिक्स में एक टर्म यूज करते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। मतलब कन्वर्जिंग मतलब हुआ एक जगह पे जाना, ये मतलब फंक्शन कन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग नहीं। डाइवर्जिंग करने का मतलब है कि 1 से 2 बाप, 1 बेटा का 2 बाप नहीं हो सकता। कन्वर्जिंग हो सकता है 2 बेटा का 1 बाप, 3 बेटा का 1 बाप, कन्वर्जिंग हो सकता है। ठीक सुनिए, तो ये बताइए कि आपको दिख रहा है कि 2 बेटा का 1 बाप हो सकता है, हाँ सही है, और ये भी हो सकता है, इसमें कुछ खाली भी रह सकता है। कोडोमेन में डोमेन का सब जुड़ा हुआ है, सारा को फुलफिल कर रहा है। क्या ये जो मैपिंग है, ये जो रिलेशन है सेट ए और सेट बी का, क्या फंक्शन है कि नहीं? यस, हम सब का आंसर होगा यह फंक्शन है, इट इज फंक्शन। अब दूसरा देखिए, दूसरा FUNCTI, यह फंक्शन है। ठीक, अब दूसरा देखिए, ये दूसरा मैपिंग देखिए भाई। पहले देखते ही पता चल गया कि भाई इस बेटा का कोई ना कोई बाप तो होगा, लेकिन दिख ही नहीं रहा है, तो भाई ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो यहां देखिए कोई खाली है, तो यहां पे
इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो ये खाली। हमारे नियम के अनुसार अगर फंक्शन होने के लिए इस बेटा का भी बाप होना जरूरी था, लेकिन ये बेटा का कोई बाप ही नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब इस एलिमेंट को भी उससे जुड़ के रहना जरूरी, यहाँ से भी निकलना जरूरी था, नहीं है, मतलब इट इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। अब तीसरे क्वेश्चन पे आइए और देखिए तीसरे क्वेश्चन में प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एग्जैक्टली जुड़ा हुआ है, पर इस 4 के दो पापा, 4 के कितने, दो पापा, P एंड Q। भाई आपको समझा रखे एकदम सिंपल, आपके जो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए अप्लाई करो एकदम फ्रिक्वेंटली, आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। यह रिलेशन फंक्शन हो सकता है क्या, इसके दो पापा पॉसिबल नहीं है, तो यह फंक्शन नहीं होगा। मतलब एक एलिमेंट के लिए दो आउटपुट, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट पॉसिबल फंक्शन में नहीं है। यह रिलेशन हो सकता है बट यह फंक्शन नहीं होगा, तो नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। ये था मैपिंग के थ्रू। ओके, मैपिंग के थ्रू हम लोग फंक्शन का टेस्ट कर रहे थे, और आप अपेक्षा करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पहचान लेंगे कि कोई फंक्शन है या नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा फंक्शन को पहचानने का तरीका आपको ग्राफ से सिखाते हैं। आ जाइए देखते हैं ग्राफ से कि फंक्शन होगा कि नहीं। अभी तक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फंक्शन का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन कब होगा। ए और बी दो फाइनाइट सेट है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लेके सेट बी में देयर मस्ट बी ओनली वन एलिमेंट, यानी यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, किसमें, सेट बी में। तो वह ए और बी का जो रिलेशन होगा सेट ए और बी का, वही कहलाता है फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा दिए, इसके बाद कोडोमेन, डोमेन और रेंज हम लोग देख लिए, इमेज और प्री इमेज देख लिए, फंक्शन को मैपिंग के थ्रू टेस्ट करना सीख लिए। इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए अब तक, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग इसी में इससे आगे कि कैसे आप ग्राफ के थ्रू फंक्शन पहचानोगे। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन थ्रू ग्राफ, हम लोग का अगला हेडिंग होगा टेस्टिंग ऑफ फंक्शन थ्रू ग्राफ। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन थ्रू ग्राफ। ग्राफ अगर आपको दिया रहे, चेक करना रहे कि बताओ यह फंक्शन है कि नहीं है, फिर कैसे आप चेक करोगे। तो उसका चेक करने का तरीका क्या है, सो देख लीजिए। देखिए आपको जो ग्राफ हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ा रखे, आप वो ग्राफ देख लीजिए, वो बेसिक है, उसका यूज आएगा ही आएगा, वो देख लीजिए। कम से कम उसको आप नहीं पढ़े तो उसको पहले पढ़ के आ जाइएगा, अच्छा रहेगा। तो ग्राफ, नॉर्मली ग्राफ बनाने का वे वहां पे बताया है कि पॉइंट हम लोग एक्स और वाई पॉइंट पता कर लेते हैं और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। चेक दीज आर फंक्शन और नॉट, दीज आर फंक्शन और नॉट। ओके, एक तो वैल्यू पुट करके आप डायग्रामिक थ्रू से देख सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। दूसरा हम लोग ग्राफ से कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। एक तो ग्राफ पता है तो ठीक, नहीं तो बेसिक पॉइंट से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए पहला हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये आपका x एक्सिस और ये आपका मेरा दोनों का y एक्सिस। आपको याद होगा ग्राफ जो हम ड्रॉ किए थे वो क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला। अगर आपको नहीं ये चीज याद भी है तब पर भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट पता कर लीजिए, जब x 0 है तो y क्या होगा, 0, तो ये 0 0 हो जाएगा। फिर x 1 रखिए, ये तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। फिर x -1 रखिएगा, फिर भी 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट रख के हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, तो बेसिक आप पीछे देख लीजिए, नहीं तो ये प्लॉट करने आपको आना चाहिए, इससे आपको प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा बात कर लेते हैं सेकेंड वाले फंक्शन के ग्राफ की। सेकेंड वाले फंक्शन की ग्राफ की हम लोग मैपिंग के थ्रू टेस्ट करना बहुत आसानी से सीख लिए। अब हम लोग ग्राफ के थ्रू सीखने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आ जाइए। ये है आपका x, ये -(x), y और ये -(y). चलो दोस्त अब सीखते हैं हम लोग। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो भाई x बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो इसका y एक्सिस पे ग्राफ बन रहा है, तो x बराबर y स्क्वायर रहेगा तो उसका x एक्सिस पे बनेगा।
ठीक है। और वैसे आप पॉइंट डाल के भी, जैसे पॉइंट निकाल के अगर x 0 तो y 0, अगर x y बराबर -1, y बराबर -1 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, y बराबर +1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस तरह से पुट करके हम लोग बनाएंगे तो फिर ये कैसा बन जाएगा, इस तरीके का पैराबोला, राइट साइड पैराबोला बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। दोस्त ग्राफ के लेके ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जितना पढ़ा दिए पीछे उसको देख लीजिएगा, ठीक है, उसकी चिंता आपको ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे आप कि ये फंक्शन इसमें से कौन है कौन नहीं है। ये रिलेशन जो है x और y के बीच, क्या यह फंक्शन है, यह रिलेशन जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यानी x और y के बीच है, क्या यह फंक्शन है या नहीं है, चेक करना है। तो देखिए करना क्या दोस्त, ग्राफ बनाने के बाद आपको एक y एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ वर्टिकल लाइन, क्या करना है, नोट कर लीजिएगा कहीं भूल, ड्रॉ वर्टिकल लाइन, ओके। अगर वर्टिकल लाइन, इफ वर्टिकल लाइन cut the graph at one point, only one point, then it is function, otherwise not, अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट कर दिया तो वो फंक्शन नहीं होगा। वो रिलेशन हो सकता है उसका, बट वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। क्या यह बात क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, यहां अब एक काम करते हैं हम लोग, एक वर्टिकल लाइन फिर इसके लिए ड्रॉ करके देखते हैं, इस ग्राफ के लिए। अरे ये इस वाले में आप देखो, एक वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, और देखो एक वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो जब एक पॉइंट पे कट करे एक वर्टिकल लाइन, अगर हम ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, कोई 2 वर्टिकल लाइन कट कर सकते हो, एक वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करे, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन होगा, और जब 2 पॉइंट पे कट करे वो फंक्शन, ग्राफ को, वो फंक्शन नहीं होगा। क्या आपको समझ में आया? हम यहाँ पे वही बात लिखा दिए, ड्रॉ वर्टिकल लाइन, इफ वर्टिकल लाइन कट ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट देन इट इज फंक्शन, अदरवाइज नॉट फंक्शन। क्या क्लियर है? अब तो देखिए यहां से कि हम लोग कंक्लूड कर लिए कि ग्राफ से कि कब फंक्शन होगा कब नहीं, फंक्शन नहीं होगा। तो फील कर लेते हैं इसको कि क्या रहा था। भाई देखिए जब यहां पे ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे तो उस केस में आपको क्या दिख रहा था, एक x के लिए एक y, मतलब ये जो कट करेगा वो हमारा वैल्यू होता है, मतलब सॉल्यूशन होता है, यानी x की इस x पे ये वैल्यू y आएगा, ठीक, यानी एक x के लिए एक ही y, एक बार कट करने के कारण ये हो रहा था। लेकिन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जरा देखिए ग्राफ को गौर से, तो एक x होगा, इसी x, मान लीजिए इस x की वैल्यू x1 है, इस x1 पे क्या होगा, इसी x1 पॉइंट पे ये y की वैल्यू आ रही है, और इसी x पे y की वैल्यू ये आ रही है। सेम x पे 2 y की वैल्यू मिल रहा है, एक -y और एक y, देखो सेम x पे 2, तो ऐसा ही तो पढ़ाया है भाई, एक x के एक x, यानी एक बेटा का 2 बाप नहीं हो सकता है, एक x के लिए 2 y नहीं हो सकता, नहीं तो ये फंक्शन नहीं होगा। यही तो पढ़ाया है मैपिंग में भी, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन में आएगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये फंक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो दिया हुआ है ये क्या होगा, इट इज फंक्शन और इट इज नॉट फंक्शन, क्या क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम लोग मैपिंग के थ्रू फंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखे, ग्राफ के थ्रू फंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जरा सा इसको इरेज करके हम लोग अब किसी फंक्शन की वैल्यू निकालना सीखते हैं। हालांकि वैल्यू निकालना ऑलरेडी हम लोग सीख रखे होते हैं, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं, हम लोग का पार्ट है। हम लोग पूरे फंक्शन को 3 पोर्शन या 4 पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। पहला था हम लोग का
डिफिनेशन बेसिक ऑफ फंक्शन, पहला जो कि पढ़ रखे 3 लेक्चर में। दूसरा फंक्शन का डिफिनेशन जो था, जो बुक वाली, वो स्टैंडर्ड डिफिनेशन हम लोग देखे। तीसरा फंक्शन के पहचानना हम लोग सीखे। चौथा अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, और पांचवा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, और छठा पढ़ेंगे डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीका, जो काफी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस टॉपिक का वही है। लेकिन इस सब के समझे बिना वो टॉपिक भी आपको अच्छे से नहीं आ सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ लिए, ये था डिफिनेशन। अपेक्षा करते हैं आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको जितने ग्राफ पीछे पढ़ाए हैं, सारे ग्राफ को आपको ग्राफिकली चेक करके देख लेना है क्या वो फंक्शन है या नहीं है। HW है आप लोग के लिए। जितने भी ग्राफ पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, सारे ग्राफ में आप चेक कर लेना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सारे का आंसर आया है फंक्शन है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम लोग। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हम लिख के हमसे पूछ सकते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम लोग का हेडिंग होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। देखिए बहुत ही आसान है, मजेदार है, मजे में पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। लेट मान लेते हैं y बराबर fx इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है, या fx एक फंक्शन है। लेट y बराबर fx, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज पहले देख लेते हैं। लेट y बराबर fx एक फंक्शन है, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब की वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालेंगे, A1 पे, 2 पे, 3 पे, 1/2, जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस पे। तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन 8 पॉइंट ए इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कुछ नहीं, जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन में जहां जहां x रहेगा उसके बदले क्या पुट कर देना है, a इज y बराबर f है। ये वैल्यू होगा। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल। जितना ये आपको स्टैंडर्ड देखने में लग रहा है कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड देखने में उससे भी आसान है एग्जाम्पल, मतलब कैलकुलेट करना। देखिए y इज इक्वल टू लेट fx इज इक्वल टू y बराबर fx इज इक्वल टू लेट मान लेते हैं x क्यूब। देन फाइंड वैल्यू ऑफ fx यानी फंक्शन 8x इक्वल टू 4/3। ठीक है, 4/3। क्लियर? अब चलिए तो क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है हम लोग को। चूंकि y बराबर क्या, चूंकि fx बराबर या y बराबर क्या दिया है, x क्यूब, तो f 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/x के बदले 4/3 रख देना, 4/3 का क्यूब, यानी हो जाएगा कितना, 64/27। ये हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी f 4/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 64/27। 64/27। क्या ये क्लियर है? तो इस तरीके से आइए, आपके पास 2 क्वेश्चन दिखेंगे। इस दोनों क्वेश्चन को आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए कुछ कर लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है x² - x + 1 है फंक्शन है, इसमें आपको f0 निकालना है, मतलब x का मान 0 रख के वैल्यू निकालना है f -1। हम एक कर देते हैं, बाकी एक आप कर लीजिएगा। चूंकि fx बराबर क्या दिया हुआ है जी, x² - x + 1, तो f0 क्या हो जाएगा, 0 के स्क्वायर - 0 + 1 इक्वल टू 1। इसीलिए f0 कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से आप f -1 निकाल लोगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा आपको। चलिए तो हमारे पास क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू क्या दिया है, 16⁻x - log बेस 4x, और फाइंड क्या करना है, f 1/4। तो चलिए जहां जहां भी x होगा हमको क्या पुट करना है, 1/4। तो क्या हो जाएगा, f 1/4 क्या हो जाएगा,
16 टू द पावर 1/4 माइनस log 4 1/4। अब चलिए थोड़ा log इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहां से 16 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर या 2 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4। क्लियर। और log 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए log की प्रॉपर्टी लगा लीजिए। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो सब्सट्रैक्ट में चला जाएगा। log 4 1 माइनस log 4 बेस 4। अब बताइए आप लोग, हम लोग यहां से देखेंगे कि 2 के पावर 1 हो जाएगा और यहां से क्या log 1 का मान क्या होता है, 0। हम सबको पता है log 1 का मान क्या होता है, 0। अगर आपको log में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ log का एक वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख ले सकते हैं log का वीडियो, क्योंकि log का भी यूज बराबर आपको मैथमेटिक्स में आने वाली है। तो log 1 का मान क्या होता है, 0। और log बेस नंबर सेम होता है, log का था वैल्यू 1। तो यहां से हो जाएगा क्या, 0 इसका मान है, इसका मान हो जाएगा -1। यहां से क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, f 1/4 फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, 3 रिक्वायर्ड आंसर। ओके। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना सीख लिए। अभी देखिए आपको क्या करना है कि अपने बुक्स की अभी तक आपसे ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे नहीं, क्योंकि बुक्स में मेनली क्वेश्चन जो दिए रहते हैं वो डोमेन और रेंज पे दिया हुआ रहता है या फिर फंक्शन के टाइप पहचानने पर दिया रहता है। फंडामेंटल पे आपको 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल से ही सारा बना हुआ होता है। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट लगा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स को पहचानेंगे कैसे, और फिर फाइनली डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। वो इसके बाद हम लोग का फंक्शन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इस जो लेक्चर है उसी में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही फंक्शन से रिलेटेड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम रिप्लाई करेंगे उसका। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।